फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए की जाती है कि हम अपने राइट डिसीजन राइट टाइम पर ले सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आइए आज समझते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे स्टेप मेक इन्वेस्टमेंट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिटेल में समझेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या स्टेप हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यह कतई नहीं होता फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बाय करें या फिर सेल करें। फाइनेंशियल प्लानिंग एक जनरल सिनेरियो है और उसके अंदर आपकी पूरी लाइफ की फाइनेंस के बारे में डिटेल में बात की जाती है। एग्जांपल लेकर आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग को आप अपने हेल्थ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चेक करेंगे आपका वेट क्या है। वेट अगर आपका ज्यादा है तो आप चेक करेंगे कि मुझे कितना वेट लूज करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मुझे किस एक्सरसाइज से वेट लूज करना है और उसके बाद देखेंगे मुझे कौन से फूड को अवॉइड करना है और कौन से फूड को कंसीडर करना है। और उसके बाद आप जाते हैं अपने कोच के पास, या तो वो जिम ट्रेनर हो सकता है या फिर योगा इंस्ट्रक्टर हो सकता है या फिर कोई भी जो आप वेट रिड्यूस करने में मदद करेगा। इन सब के बाद आप पूरी अपनी वेट रिड्यूस की जर्नी को प्लान करते हैं और उसे रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं। बस इतना ही है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आइए समझते हैं आज फाइनेंशियल प्लानिंग के वो सारे स्टेप जो कंसीडर किए जाते हैं एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन। मींस आपके पास कितना पैसा है और आप किस कंडीशन में हैं, आपके ऊपर कितने डेट्स हैं, आपके ऊपर कितने लोन हैं, या फिर आपकी इनकम कितनी आ रही है, या फिर आपके इनकम सोर्स कितने हैं। वो सबको आपको अच्छे से समझना होगा और आपको उसे एक पेपर पे लिख लेना है, या फिर आप अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के पास भी जा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अब आपके फ्यूचरिस्टिक जो भी गोल हैं उनको आप लिख लीजिए, चाहे तो वो शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे वो मीडियम टर्म गोल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे जो भी आपने फाइनेंशियल गोल लिखे हैं ये सारे किन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंप्लीट हो सकते हैं। क्या वो डेट फंड से हो सकते हैं, क्या वो गोल्ड के ETF से हो सकते हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड से हो सकते हैं, या फिर क्या वो इक्विटी मार्केट से या फिर इक्विटी से हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है सही ऑप्शन चुने और प्लान बनाएं। मींस आप सही से डिसाइड कर लें कि मुझे कौन से उसमें इन्वेस्ट करना है, किस प्रोडक्ट को लेना है, उसे सही से डिसाइड करके फिर प्लान बनाएं कि मुझे इसमें कितना पैसा डालना है, क्या करना है, या फिर कितने दिन के लिए होल्ड करना है, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 5 आता है अपने प्लान को इंप्लीमेंट करें और रेगुलरली रिव्यू करते रहें। बस यही है फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, आइए समझते हैं इसे डिटेल में। और इसमें कुछ हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 है इन्फ्लेशन। आपको पता होगा पहले मैंगो बाइट या फिर पार्ले जी की जो टॉफी आया करती थी वो सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे की आती थी और आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई है 1 रुपए। मींस अपनी वैल्यू से वो लगभग 4 गुना इन्फ्लेट हो गई है। इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेट होने का मतलब है महंगी हो गई है। ये सब एक राक्षस की वजह से है जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यहां पर बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के बारे में आज सोचते हैं तो उसकी वैल्यू लगभग 25 लाख के आसपास होती है। अगर वही प्लानिंग आप आज से 16 साल बाद करते हैं तो उस पैसे की वैल्यू 73.4 लाख रुपीस होगी, अगर आप 7% की इन्फ्लेशन कंसीडर करके चलते हैं। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा पार्ले जी का पैकेट। पार्ले जी का पैकेट पहले 5 रुपए का कितना ज्यादा आया करता था और आज की डेट में कीमत तो सेम है लेकिन क्वांटिटी घटाकर 1/4 कर दी गई है। और एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं चिप्स का पैकेट। जो अंकल के चिप्स के पैकेट आया करते थे वो 10 रुपए में अपने को कितने मिला करते थे, आज से 15 या 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। और आज की डेट में आप क्वांटिटी देखिए कितनी कम क्वांटिटी कर दी गई है या फिर बहुत छोटा सा पैकेट बना दिया गया है। जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके इन्वेस्टिंग में लगता है उसी प्रकार से इन्फ्लेशन में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है और इन्फ्लेशन भी कंपाउंड करती रहती है। गुड्स और सर्विसेज की कीमत जो आज के समय पर है वो जरूरी नहीं है आज से 10 साल बाद वही रहेगी, वो भी इन्फ्लेट करेगी और उनकी कीमतों में बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को भी साथ लेकर चलते हैं। इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग साथ साथ चलती हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना।
पॉइंट नंबर 2, कॉन्टिजेंसी फंड या फिर कह सकते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं या फिर कोई ऐसा मेंबर है जो बीमार रहता है, और ज्यादातर हिंदुस्तान में ऐसे बहुत ही कम घर होते हैं जहां पे सब लोग स्वस्थ हों। आशा करता हूं सभी स्वस्थ हों, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक स्टोरी यह है कि हर घर में एक ना एक बीमार रहता है और एक ना एक बुजुर्ग जरूर होता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम पैदा हुए हैं तो बुजुर्ग नहीं होंगे, हम भी कभी बुजुर्ग बनेंगे। बस उसी के लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो कभी भी जरूरत पड़ सकता है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में से वो फंड निकालते हैं तो आप खुद सोचिए, आपका फाइनेंशियल गोल इफेक्ट होंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इफेक्ट होगी, आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इफेक्ट होंगे, आपके पूरा इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगा। तो बेटर है आप एक इमरजेंसी फंड बना लें। और अब बात आती है इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मिनिमम से मिनिमम भी 6 मंथ की सैलरी के बराबर होना चाहिए। आप जितना भी सैलरी 6 मंथ में कमाएंगे उतना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और मैक्सिमम आप 1 ईयर की सैलरी रख सकते हैं इमरजेंसी फंड के तौर पर। फाइनेंशियल प्लानिंग को हम सोचते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस भी आता है। तो हम बात करेंगे अब पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है इंश्योरेंस प्लानिंग। अगर आप सही इंश्योरेंस लेते हैं और अपने पूरे परिवार का इंश्योरेंस लेते हैं, एक एडिक्वेट इंश्योरेंस, मैं नहीं कहता कि आप ओवर इंश्योरेंस लें, एक उतना इंश्योरेंस जो हमारे लिए जरूरी है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस आपके खुद के लिए या फिर जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनके लिए टर्म इंश्योरेंस, और जो मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या फिर सारे मेंबर्स के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। मैं ये दो हमेशा सजेस्ट करता हूं, प्योर टर्म इंश्योरेंस और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। अगर ये आपके पास है तो आप फाइनेंशियल रिस्क से दूर रहते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल को कोई भी लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन भी सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 4 आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता होता है कि हम कितना टैक्स भर रहे हैं या फिर हम कितना टैक्स बचा पा रहे हैं या फिर हम कितना टैक्स बचा सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आप 500 रुपए सैलरीड के लिए और 1-2 हजार रुपए अदर कस्टमर्स के लिए, अगर हम एक अच्छा सीए हायर कर लें और उससे टैक्स प्लानिंग करवाएं तो हो सकता है आपके 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा बच जाएं। और अगर आपके 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो आप खुद सोचिए, आप उनको भी इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स तक इजीली पहुंच सकते हैं। टैक्स प्लानिंग बेहद जरूरी हो जाती है जब बात आती है पैसे को सेव करने की, और टैक्स प्लानिंग करके आप वक्त पर और अचानक किसी इन्वेस्टमेंट से भी दूर रहते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी होती है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 है कैश फ्लो मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको समझ में आता है कि आपके पास कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, या कह सकते हैं आप एक अच्छा सा बजट बनाते हैं। उस बजट से आपको पता चलता है कि आप किस तरह से अपना पैसा यूज कर रहे हैं, और अगर आप किसी व्यर्थ का कोई खर्च कर रहे हैं तो आप उसमें कटौती करके उस पैसे को सेव कर सकते हैं, और उस पैसे को सेव कर कर आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपके इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। और इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हमें नहीं पता होता है हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। मींस कैश फ्लो मैनेजमेंट हमारा क्या है, और एक अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट ही आपको अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करवाता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 पर, जिसके बारे में जनरली यंगस्टर बात करना पसंद नहीं करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हम इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि पहले की जनरेशन जो भी थी उनको गवर्नमेंट ने किसी न किसी रूप में पेंशन दे रखी थी, लेकिन आजकल सिर्फ सैलरीड को छोड़कर सबके लिए पेंशन की सुविधा नहीं है। तो उसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्टिंग से ही कर लेनी चाहिए। जैसे ही हम कोई जॉब लगें या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करें, हमें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा डेवलपिंग कंट्री इंडिया डेवलप कंट्री की तरफ जा रहा है, उसी प्रकार से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो रही है। अब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 70 इयर्स के आसपास हो गई है, जो कि हमारे टाइम में जब हम उस वक्त रिटायर हो रहे होंगे तो 85 या 90 तक भी हो सकती है। तो जनरल लेके चलता हूं मैं यहां पर 85। सपोज कीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 इयर्स है, तो रिटायरमेंट के बाद 20 से 25 साल का वो वक्त जो आप रिटायरमेंट के बाद गुजारेंगे
उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आप में ना तो एनर्जी होगी और आप कई बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहूंगा रमेश का। रमेश की एज 32 ईयर्स है और वो 55 ईयर्स में रिटायर होना चाहता है और उसके मंथली खर्च हैं 50,000 और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लगभग 80 ईयर्स। तो अब उसे हम लेकर चलते हैं 55 ईयर के बाद भी वो 25 ईयर अपनी लाइफ व्यतीत करेगा। अब उस 25 ईयर में शायद ज्यादा खर्चे होंगे कंपैरेटिवली अभी के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मेडिसिन का खर्चा होगा और दूसरा आपके सोशल खर्चे ज्यादा हो जाएंगे या फिर इंक्रीज हो जाएंगे। और उस वक्त जो 32 साल में वो 50,000 रुपए कमाता था उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसमें 7% का इन्फ्लेशन भी ऐड किया जाए तो उस वक्त मतलब 55 ईयर की एज में आपको लगभग 3.4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, जिससे आप आराम से अपनी बची हुई जिंदगी को जी सकें और आपको कोई वर्क नहीं करना पड़े, क्योंकि उस एज में न तो वर्क होता है और न आप में वो एनर्जी होती है। जैसे कि मैं इस एनर्जी से वीडियो बना रहा हूं, आज से 25 साल बाद शायद ही मैं इस एनर्जी से वीडियो बना पाऊं। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से ये सभी फायदे तो होते ही हैं। और एक लास्ट में भी बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी हो जाती है। मैंने काफी वीडियो बना दिए हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में मैं कोई सीरीज लेकर नहीं आया, इसीलिए मैं इस सीरीज को अब स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। इस सीरीज में लगभग 10 या 12 वीडियो होंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें, या फिर कितना फंड हमें चाहिए, या फिर रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए, और इसी प्रकार से कुछ वीडियो इसमें रहेंगे। और हो सकता है अगर मुझे कोई नया आइडिया आएगा तो मैं इसमें और वीडियो ऐड कर दूंगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है या फिर मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। और मैं कोशिश करूंगा मैं इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, एवरी डिटेल, जो मैं पढ़ता हूं, जो मैं करता हूं, जो भी मैं सिखाता हूं, जो मैं खुद सीखता हूं, वो आपसे शेयर करूंगा। और आपको सिर्फ इस चैनल पर ही आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे शेयर बाजार से या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जो आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा जो भी आप वीडियो मुझे सजेस्ट करेंगे उनके बारे में भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। यहां पर सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात होती है, न मैं कोई ट्रेडिंग को प्रमोट करता हूं और न मुझे ट्रेडिंग समझ में आती है। मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही बिलीव करता हूं और धीरे धीरे अमीर बनने की तरफ ही बिलीव करता हूं। एक रात में अमीर बनना है तो वो पॉसिबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। एक रात में अमीर बनना मतलब लाखों लोगों में एक जना जिसकी लॉटरी लग जाती है, वो आप मान सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सभी लोग धीरे धीरे अमीर बनते हैं। आप देख लीजिए, या तो उनके बाप दादाओं ने अच्छा पैसा कमाया होगा या फिर वो खुद कमा रहे हैं, जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अमीर रहें तो उसके लिए आपको आज मेहनत करनी ही होगी और खुद से सीखना ही होगा। तो सीखने के लिए और सिखाने के लिए मैं हूं यहां पर, आप बस मेरे वीडियोस वॉच करते रहिए और देखते रहिए। आशा करता हूं आपको मेरे ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।